रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 10.2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 में से। यूनिट 10.2 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स की इन्होंने डिफाइन करी है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाना वेव्स का। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी से टकरा के वापस पलट जाए। ठीक है, तो इसको हम अब पढ़ते हैं। Bouncing back of the wave into same medium by striking other medium surface is called reflection. बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव यानी कि वेव का वापस पलट जाना इनटू सेम मीडियम, उसी मीडियम में, बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, जब वो दूसरे मीडियम से टकराए, मीडियम की सरफेस से टकराए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसको इन्होंने इस तरह से डिफाइन करा है। देखें, इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि हमने एक मीडियम बनाया और ये जो वेव थी ये आ रही थी, आगे ट्रेवल करती हुई आई। जब ये इस मीडियम की सरफेस से स्ट्राइक करा इसने, तो ये ना इसके अंदर नहीं गई बल्कि ये टकरा के बाउंस बैक हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। बस सिंपल सा यही है और इसकी सिर्फ ये छोटी सी डेफिनेशन करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं हम। बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम, सेम मीडियम में वेव का वापस पलट जाना, बाय स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद, अदर मीडियम सरफेस, दूसरे मीडियम की सरफेस से, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा है इसके बाद सेकंड, इसका जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ जाए तो वो उसमें जाकर उसका जो पैथ है या उसका रास्ता जो है वो चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसमें बताते हैं हमें, व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर, जब वेव जो है किसी डीप वाटर के में से एंटर करती है टू अ रीजन ऑफ शैलो वाटर, शैलो वाटर के अंदर, द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं कैसे। ये हमने मीडियम बनाया, ये एक डीप वाटर था इधर और इधर था शैलो वाटर। ऐसा तो होता है ना कि कहीं पे थोड़ा हैवी वाटर होता है, कहीं लाइट वाटर होता है। तो इन्होंने कहा अगर वो डीप वाटर से शैलो वाटर में आती है तो वो अपने रास्ते पे जाने के बजाय वो उसका रास्ता चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए, ये डीप वाटर था, डीप वाटर से वेव जो है ट्रेवल करती हुई आई और जो है दूसरे यहाँ पे वाटर जो था वो शैलो हो गया। तो शैलो वाटर में आने के बाद अब इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था ना, इस तरह सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन इसने क्या करा, इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया ऐसे करके। इसका रास्ता इसने अपने जो है पैथ चेंज कर दिया या फिर डायरेक्शन ही चेंज कर दी। इसकी डायरेक्शन ऐसे थी और इसकी डायरेक्शन इस तरह हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। When an obstruction or a straight surface with gap in the ripple tank is placed in the path of the incoming water waves, अगर कोई obstruction या कोई स्ट्रेट सी सरफेस का गैप जो है एक रिपल टैंक में रख दें जिसमें पहले से वेव्स आ रही हो। ठीक है, ये वेव्स आ रही हैं और हमने यहाँ पे एक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट या कोई गैप रख दिया। देन दे स्ट्राइक, जब ये वेव्स इससे स्ट्राइक करेंगी, द वेव्स विल बेंड अराउंड द साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो इसके स्ट्राइक करने के बाद इसके इर्द गिर्द जो है फैल जाएंगी, स्प्रेड आउट हो जाएंगी इस ऑब्स्ट्रक्शन के। एंड दे पास एज दे पास थ्रू गैप, जैसे गैप के पास से गुजरेंगी उसके पास से गुजरते हुए फैल जाएंगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव नियर द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। किसी भी ऑब्स्टेकल या रुकावट के पास वेव्स का स्प्रेड हो जाना इज कॉल्ड, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसको इसमें देखते हैं हम, जैसे ये वेव्स आ रही हैं और ये हमने एक गैप रख दिया, तो इस गैप रखने से जो वेव्स इससे आके स्ट्राइक करने के बाद ऐसे सर्कुलर कब हो जाएंगी, अगर ये गैप जो है, इफ द साइज ऑफ द गैप इज सेम एज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, इस वेव्स की वेव लेंथ के बराबर इस गैप का अगर साइज होगा तो बिल्कुल ऐसे सर्कुलर रिपल बनेंगी। ठीक है, और लेकिन अगर ये गैप नैरो होगा, नैरो गैप, देन द वेव सीम्स ऑलमोस्ट सर्कुलर। अगर ये जो गैप रखा था ये छोटा होगा, नैरो होगा, तो जब ये वेव्स इससे टकराएंगी तो जब इनकी रिपल्स बनेंगी वो सर्कुलर नहीं होंगी, ऑलमोस्ट सर्कुलर, थोड़ी बहुत सर्कुलर होंगी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स क्या है? नंबर 1 है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम है जितने एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है, एक वेव का एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को ऐसा यूनिट में जो है एस से डिनोट करते हैं, एस जो है इसकी यूनिट है।
फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। किसी भी सोर्स से जितने कंप्लीट वेव्स के जितने नंबर बनती हैं वेव्स की बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम, जी एक यूनिट टाइम में जितनी कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे जाहिर करते हैं? एफ से जाहिर करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस बाय डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जितने कंप्लीट वेव्स बनी और जितने टाइम उसको उसके टाइम से जितने टाइम बनी उसे डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। 1/t का मतलब है रेसिप्रोकल होती है टी के। टाइम पीरियड जितना होगा वो उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। एफ विल बी इक्वल्स टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम यहाँ तक लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी कंप्लीट वेव्स पैदा होती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 1/t। F जो है 1 रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। 1/t का मतलब है इनवर्स होता है। F इज द इनवर्स या रेसिप्रोकल होगा टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। पीरियड के रेसिप्रोकल के तौर पर भी डिफाइन कर सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HZ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसका वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है? ये हमने वेव देखी थी। वेव में जो ये इसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट होते हैं दोनों, ये कहलाते हैं क्रेस्ट, और जो इसके ये लोएस्ट पॉइंट होते हैं ये कहलाते हैं थ्रोज। तो दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या फिर दो थ्रोज के दरमियान का डिस्टेंस, ये है दो थ्रोज का डिस्टेंस और ये है दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, तो ये दोनों ही वेवलेंथ कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? वेवलेंथ से लैम्डा बनाते हैं और वेवलेंथ से इसको बोलते हैं। वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और थ्रोज इन अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो दो क्रेस्ट सक्सेसिव क्रेस्ट यानी दो बराबर बराबर जो क्रेस्ट है उनके दरमियान का या दो सक्सेसिव थ्रोज के दरमियान के डिस्टेंस को कहते हैं। लेकिन अगर ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होंगी तो हम क्या कहेंगे? दो कंप्रेशन के दरमियान का या दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का। अब ये दो कंप्रेशन है, इनके दरमियान का डिस्टेंस ये हो गया, ये वेवलेंथ होगी। या दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये वेवलेंथ हो जाएगा। इसको हम कैसे आगे देखते हैं? या उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या कहेंगे? या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में दो सक्सेसिव कंप्रेशन या दो सक्सेसिव या रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा लैम्डा या फिर वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये जो इस तरह का शेप बना हुआ है लैम्डा है। उसके बाद हम देखते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है, यानी वेव की स्पीड क्या होती है? इट इज द स्पीड एट विच अ वेव ट्रेवल। जितनी स्पीड से वेव ट्रेवल करती है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव। एक गिवन पॉइंट तक जितना डिस्टेंस तय करने एक जो गिवन पॉइंट है वहां तक जो डिस्टेंस तय करेगी वो उसकी स्पीड कहलाएगी। सच एज अ क्रेस्ट इज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जितने उस मखसूस गिवन टाइम के अंदर जिस पॉइंट तक वेव जितना डिस्टेंस तय करेगी एक मखसूस पॉइंट तक, तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी। वेव फ्रंट इज एन इमेजनरी लाइन ऑन वेव्स। वेव्स के ऊपर एक इमेजनरी लाइन है ये, यानी कि सपोज की हुई ख्याली लाइन है। दैट ज्वाइन ऑल पॉइंट दैट आर इन द सेम फेज। ये ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करती है जो एक ही फेज पे हो, एक ही लेवल पे हो। अ वेव फ्रंट इज यूजुअली ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल वेव क्रेस्ट। आमतौर पे जो वेव फ्रंट बनाया जाता है वो वेव क्रेस्ट को, जितने भी क्रेस्ट होते हैं ये जैसे क्रेस्ट है, इन सबको ज्वाइन करके बनाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर प्रोड्यूस। ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब इसमें जो इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, पहली एग्जाम्पल ये है इन अ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक में व्हेन अ डिपर स्फेरिकल डिपर, गोल डिपर जब उसके अंदर प्लेस करा, द डिपर प्रोड्यूस सर्कुलर वेव। इससे सर्कुलर वेव बन गई। दीज वेव हैव सर्कुलर वेव फ्रंट। जब ये सर्कुलर बन गई तो इनका वेव फ्रंट भी सर्कुलर ही होगा।
ये इसमें स्फेरिकल यानी गोल डाला था तो इसमें सर्कुलर वेव बन गई। इसी रिपल, अगर रिपल टैंक के अंदर दूसरी एग्जांपल देते हैं, इन अ रिपल टैंक अ प्लेन डिपर कैन प्रोड्यूस, अगर इसमें प्लेन डिपर डाला जाए तो द प्लेन वेव्स प्रोड्यूस, जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो प्लेन होंगी, सर्कुलर नहीं होंगी। दीज वेव्स हैव अ प्लेन वेव फ्रंट, तो जो कि ये प्लेन वेव्स पैदा हो रही हैं इसलिए इनका प्लेन वेव फ्रंट होगा। 10.2 में एक छोटी सी डेरिवेशन है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसका इस तरह से पूछते हैं, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की डेफिनेशन हमने अभी इसी यूनिट में करी है, इसका हमें रिलेशन निकालना है इसके अंदर। तो हम इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं, वी नो दैट स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसी भी मूविंग बॉडी से ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम जो है टाइम से डिवाइड करते हैं, स्पीड आ जाती है। स्पीड को हम लिखते हैं v, तो और डिस्टेंस को लिखते हैं s, और टाइम को लिखते हैं स्मॉल t। v इज इक्वल्स टू s अपॉन t हो गया। अब आगे जो है इन्होंने कहा, अब हम सपोज करेंगे हेंस v को हम v ही रहने देंगे, s को हम ले लेंगे, s जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह ले लेंगे लैम्डा। हेंस s इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड t को ले लेंगे, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। सही, ये सपोज करा एक तरह से ना, s को ले लिया लैम्डा के बराबर और t को ले लिया कैपिटल T के बराबर टाइम को। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू, s की जगह हम लिख देंगे लैम्डा और स्मॉल t की जगह लिख देंगे कैपिटल T। ठीक है, s अपॉन टी था, लैम्डा अपॉन टी आ गया। ये हमारे अब यहाँ तक हुआ। उसके बाद हमें पता है कि f जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टी के। इसको अगर हम इस तरह लिखें तो ये हमारा बन गया v विल बी इक्वल्स टू, ये हमें वैसे नेक्स्ट स्टेप पे करना चाहिए था, इसको मैं भी काट देती हूँ। v, अब इसको इस तरह लिखती हूँ, v विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी अलग कर देती हूँ और लैम्डा को साइड में कर देती हूँ। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हम लिखते हैं f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। f जो है 1 अपॉन टी के बराबर होता है। अब इसकी जगह पे 1 अपॉन टी की जगह हम f लिख देते हैं, v विल बी इक्वल्स टू f लैम्डा। डेरिवेशन v इज इक्वल्स टू f लैम्डा वो तो ड्राइव हो गई है, लेकिन थोड़े से इसके एक दो स्टेप और भी हैं। जैसे अब ये v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी था, अगर हमें जो है s निकालना हो तो हम क्या करेंगे, t डिवाइड हो रहा है तो t को इस साइड पे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, s विल बी इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। क्या बन जाएगा, s विल बी इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब s जो हमने देखा था, s के हमने इक्वल्स दिया था लैम्डा के और t को दिया था कैपिटल T के। s की जगह हम लिख देते हैं लैम्डा, v का v ही रहेगा और t की जगह आ जाएगा कैपिटल T। तो ये हमारा इसका एक और पार्ट हो गया, यानी अगर हमें लैम्डा फाइंड करना हो तो हम इस तरह करेंगे, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। ये हमारी अब ड्राइव हो गई है। 10.2 जो यूनिट हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप जो है इससे फ़ायदा हो रहा है आपको, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें, उनको फ़ायदा भी पहुँचे।